आज हम लोग व्यक्तित्व विकास के बारे में जानेंगे। व्यक्तित्व शब्द जो होता है, अगर इसको हम ब्रॉड सेंस में देखें तो यह केवल शारीरिक रचना और शारीरिक गठन ही नहीं, इसके अंतर्गत बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुण भी सम्मिलित होते हैं। अगर हम व्यक्तित्व के शाब्दिक अर्थ को देखें तो व्यक्तित्व जो है वो अंग्रेजी के शब्द पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है, और पर्सनालिटी है वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा, जिसका कि प्रयोग जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो किसी भी नाटक में या एक्टिंग करने में इसको यूज़ करते हैं, जिससे उनका जो है अपना रूप निर्धारित होता है। तो शुरू में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति की शारीरिक रचना, वेशभूषा, रंग रूप से लगाया जाता था और उनके बाह्य गुणों से ही व्यक्ति प्रभावित होता था। लेकिन अभी के समय में व्यक्तित्व का मूल्यांकन व्यक्ति के समस्त आंतरिक और बाह्य गुणों के आधार पर किया जाता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार व्यक्तित्व उन समस्त गुणों का संगठन है जो कि समाज में व्यक्ति का कार्य तथा पद निर्धारित करता है। अब हम व्यक्तित्व की और परिभाषाएं भी देखेंगे जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, जिनमें मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और योग्यताओं का विशिष्ट संगठन है। ऑलपोर्ट, जिन्होंने व्यक्तित्व के थ्योरीज भी दिए हैं, ये बहुत ही पॉपुलर हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उनका बहुत सारा कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनका अभूतपूर्व समायोजन निर्धारित करती है। वैलेंटीन ने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। अब हम व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानेंगे। व्यक्तित्व में विभिन्नताएं पाई जाती है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो उनके शारीरिक और मानसिक गुण और क्रियाकलापों में विभिन्नताएं होती है, क्योंकि वो अलग अलग जगहों से आते हैं। उनका हेरिडिटी जो भी कैरेक्टर है वो उनको अलग मिलता है, उनका जो वातावरणीय कारक है वो उनको अलग मिलता है, तो इनमें विभिन्नताएं इसलिए पाई जाती हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व में गत्यात्मकता भी पाई जाती है कि व्यक्ति जो होता है वो जिस इन्वायरमेंट में जाता है और उसमें वो अपने आप को आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि विकास करना चाहता है, तो वो व्यक्तित्व को और ज़्यादा सजाने संवारने का कार्य करता है। इसके दौरान वो अपने आप को इम्प्रूव करने के दौरान वह कुछ ज़रूरी गुणों को अर्जित करता है और जो गुणों की ज़रूरत नहीं है उनको वो छोड़ देता है, जो कि उनके व्यक्तित्व में देखा जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप परिवर्तनशीलता पाई जाती है और समय परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को अपने आप में व्यक्तित्व का दर्शाता है। उनमें कुछ कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, समय के साथ कुछ बदलाव देखे जाते हैं जो कि वो खुद से इन्वायरमेंट में अर्जित करते हैं। जो उनके लिए उनको ज़रूरी लगता है वो चीज़ को वो ग्रहण करते हैं, जो ज़रूरी नहीं लगता उसको वो उस जगह में छोड़ देते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व जो है उनके शील गुणों का संगठन है, जिसके अंतर्गत उनकी सामाजिकता आती है, संवेगात्मकता आती है, विनम्रता आती है, व्यवहारिकता आती है, उनकी सत्यवादिता आती है, उनकी ईमानदारी आती है, उनमें जो आत्म संयम है, उनमें जो आत्मनिर्भरता है, उनमें जो कर्मठता है, उनमें जो त्याग है, उनमें जो सहिष्णुता है, उनमें जो नैतिकता है, ये सब जो शील गुण हैं ये उनके व्यक्तित्व में दिखती है। इसके अलावा व्यक्तित्व जो होता है किसी व्यक्ति की अर्जित योग्यता भी होती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से विभिन्न बहुत तरह की शारीरिक और मानसिक गुणों को लेकर उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि वह जिस सामाजिक वातावरण में अंतःक्रिया करता है, मतलब जिस सामाजिक वातावरण में वह जाता है उसके साथ वो एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे वो व्यक्तियों के विचारों, आदर्शों, मान्यताओं और मूल्यों को अर्जित करता है। यदि उनका जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गुण सम्मिलित होकर के उनके व्यक्तित्व का स्थायी अंग बन जाते हैं, मतलब वो जो कुछ भी अर्जित करते हैं
जो चीज़ उनको पसंद आता है उसको वो अर्जित करते हैं, यानी कि उसका वो इमिटेशन करते हैं और अपने आप में लाने का प्रयास करते हैं। ये उनके व्यक्तित्व में भी दिखता है। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व के क्या क्या गुण होते हैं। व्यक्तित्व के 4 गुण होते हैं। एक है शारीरिक गुण, दूसरा है मानसिक गुण, तीसरा है सामाजिक गुण और चौथा है तीनों गुणों में स्थायित्व। शारीरिक गुण के अंतर्गत उनमें उनकी जो भी शारीरिक गठन है, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनका रंग रूप, आकृति, उनका भाव भंगिमा, ये सब उनका जो है शारीरिक गुण दिखता है। इसके बाद है उनका मानसिक गुण। मानसिक गुण के अंतर्गत जो उनका चरित्र है, स्वभाव है, मनोवृत्तियां हैं, जो उनकी आदतें हैं, जो उनकी कार्यकुशलता है, ये भी उनके व्यक्तित्व के जो हैं गुण होते हैं। व्यक्तित्व के गुण के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व के गुण के अंतर्गत ज्ञान भी आती है, इच्छा भी आती है और विलिंगनेस भी आती है। ज्ञान जो है उनका बुद्धि को निर्धारित करता है, इच्छा उनके स्वभाव को और क्रिया का संबंध उनके चरित्र से है। इसलिए व्यक्तित्व निर्माण पर इन तीनों ही मानसिक गुण प्रभाव डालते हैं और ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति सामान्य बुद्धि के होते हैं उनका व्यक्तित्व भी सामान्य होता है, जो मंद बुद्धि के होते हैं उनका व्यक्तित्व निम्न कोटि का होता है और जो प्रखर बुद्धि के होते हैं उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। इसके बाद व्यक्तित्व के अंतर्गत सामाजिक गुण भी पाए जाते हैं। जिस समाज में वह रहता है उस सामाजिक क्रियाकलापों को वो सीखता है और समाज और संस्कृति किसी भी व्यक्ति के लिए उस ढांचे का निर्माण करता है जिसमें ढलकर वो अपने व्यक्तित्व का एक विशेष रूप ग्रहण करने में सहायक होता है। और समाजीकरण की प्रक्रिया से ही व्यक्ति महान दार्शनिक, राजनैतिक कुछ भी बन सकता है। इसलिए सामाजिक गुण भी व्यक्तित्व के अंग के अंतर्गत ही आते हैं। अब चौथी बात है कि तीनों गुणों में अस्थायित्व। अगर किसी भी व्यक्ति के जो तीनों गुण में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यही उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। शारीरिक गुण, मानसिक गुण और सामाजिक गुण में जितनी अधिक दृढ़ता होगी वो उनके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। अगर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों में दृढ़ता नहीं है, कम है, तो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे कि व्यक्तित्व के निर्माण में अनुभवों का कितना योगदान है। तो ऐसा देखा जाता है कि किसी भी बाल्यकाल में किसी भी बालक को अपने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो उनके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। किसी भी बच्चे के स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए उनकी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है, जो कि अगर बालक अपनी शारीरिक आवश्यकताओं या मानसिक आवश्यकताओं से वंचित रह जाते हैं तो यह उनके अंदर एक हीन भावना, कुंठा की भावना की उपज होती है। शारीरिक आवश्यकताओं में उपयुक्त भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति ये सब आती है और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रेम, स्नेह, आत्मसम्मान की प्राप्ति, जिज्ञासा की संतुष्टि, ये सब उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। इन सब का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस काल में बच्चे को अच्छे अनुभव दें ताकि उनमें अच्छी सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप हो, वो और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अच्छे व्यक्तित्व का उनमें निर्माण तभी संभव हो पाएगा। अब हम देखेंगे कि उत्तर बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होता है। वैसे उत्तर बाल्यावस्था जो होता है यह भूतकाल से भविष्य को जोड़ने का काम करता है। भूतकाल का मतलब होता है कि 6 वर्ष पहले की अवस्था, शैशवावस्था कह लें, बचपनावस्था कह लें, उसको आगे भविष्य का मतलब है किशोरावस्था, उससे जोड़ने का काम करता है। तो जो भी अनुभव हम उत्तर बाल्यावस्था में जो अनुभव वो ले करके आते हैं और जो फिर से अनुभव हम उत्तर बाल्यावस्था में उनको देते हैं शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, वो उनके व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं।
अगर हम यूँ कहें कि शैशवावस्था विकास की नींव है तो बाल्यावस्था उसकी आधारशिला होती है। इस समय उनमें जो विभिन्न गुणों का जो रूप प्रदान किया जाता है वही उनके भावी व्यक्तित्व का आधार बन जाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जबकि बच्चे अपने शिक्षा के बोझ से दब जाते हैं, यानी कि 6 to 12 ईयर्स में बच्चे जो है स्कूल एज में प्रवेश करते हैं और उनको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक क्रियाकलापों को भी वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब है कि उनको हम जो कुछ भी देते हैं, प्रदान करते हैं, वो उनके व्यक्तित्व विकास में बहुत सहायक होता है। स्कूल जाने से उनका मानसिक विकास यानी कि तर्क करना, सोचना, विचारना, लिखना, पढ़ना ये सब होता है। स्कूल में अगर उनके अच्छे मित्र, अच्छे शिक्षक जिनका अच्छा आचरण हो तो वो उनका अनुकरण करके वो अच्छे गुणों का विकास करता है। क्योंकि हम पहले भी देख रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर वो सीखते कैसे हैं, इमिटेशन से। जो चीज़ उनको पसंद आती है उसको वो अनुकरण करते हैं। अगर उनको शिक्षक, उनके टीचर पसंद आ गए तो वो उनको आदर्श मान करके उनका अनुकरण करते हैं। अगर उनके जो मित्र हैं उनको पसंद करते हैं तो उनके अच्छे आचरणों का अनुकरण करते हैं। तो ज़रूरी है कि इस वक्त हम बच्चों में अच्छी अच्छी बातों को समावेश करें, अच्छी चीज़ों को सिखाएं ताकि वो इन चीज़ों का अनुकरण करें और उनको आगे उन बातों को करने के लिए प्रोत्साहित करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और इस काल में समूह में रहकर उनमें बहुत सारे सामाजिक गुणों का भी विकास होता है और संवेगात्मक नियंत्रण भी सीखता है कि किस परिवेश में हमको अपने गुस्सा को कंट्रोल करना है और किस परिवेश में हम अपने बातों को रखना है अच्छे तरीके से। यह उनके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विद्यालय के अनुशासन से वह स्वनियंत्रण सीखता है। सामाजिक समायोजन की क्षमता का विकास होता है, जो कि बालक इस आयु में सामाजिक समायोजन आसानी से कर लेते हैं। मतलब कि अगर उनको उचित वातावरण मिले, उचित सीखने का अवसर मिले तो वो उस परिवेश में अच्छे तरीके से एडजस्ट होंगे तो उनमें जो है आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा, जो कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होगा। उनमें एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा और वो अच्छे कार्यों करने के लिए प्रेरित होंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो होते हैं भविष्य के निर्माता होते हैं।